देश में खराब हो रही आर्थिक स्थिति ने आर्थिक आपातकाल जैसे हालात बना दिए हैं। बेदम अर्थव्यवस्था में दम डालने की सरकार की सारी कोशिशें नाकाम होती नजर आ रही हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि सरकार देश का सोना गिरवी रख सकती है। अर्थव्यवस्था के लिए तमाम नकारात्मक संकेतों पर सरकार खुलकर नहीं बोल रही है, लेकिन सरकार के मंत्री इस मुसीबत से निजात पाने के लिए सोना को गिरवी रखने की ओर इशारा कर रहे हैं। वाणिज्य मंत्री आनंद कुमार शर्मा ने कल कहा था कि देश के पास 31,000 टन सोना है। अगर सरकार 500 टन सोने को गिरवी रख देती है तो करंट अकाउंट घाटे में सुधार हो सकता है। आनंद शर्मा के इस बयान के बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि मौजूदा हालात से निपटने के लिए क्या सरकार देश का सोना गिरवी रख सकती है। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या देश 1991 की तरह आर्थिक बदहाली के दौर में पहुँच चुका है। आज 22 साल के बाद आप फिर वापस वही पहुंचे हो 1991 की परिस्थिति में, या हमारा मानना है कि उससे भी गहरे संकट में पहुंचे। इस अर्थव्यवस्था के संकट से निकलने का एक ही उपाय है और वह है कि आप चुनाव में चलिए, ये सरकार इस्तीफा दे। देश बुरी हालत में है, रुपया डूब गया, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन नीचे आ गया, एक्सपोर्ट घट गया। कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा था कि अभी 1991 जैसे हालात नहीं हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि खराब हो रही अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए सरकार के पास क्या उपाय है। डॉलर के मुकाबले रुपए में गिरावट जारी है। आज $1 की कीमत 68 रुपए 75 पैसे तक पहुंच गई। रुपए में गिरावट देश के लिए मुसीबत बन गई है। महंगाई की मार से जूझ रहे देश के लिए फिर एक बुरी खबर है। बुधवार को डॉलर के मुकाबले रुपया रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गया। आज $1 की कीमत 68 रुपए 75 पैसे पर पहुंच गई। रुपए के कमजोर होने के पीछे मुख्य वजह आयातकों की बीच डॉलर की बढ़ती मांग और कमजोर अर्थव्यवस्था में विदेशी निवेश की रुचि की कमी बताई जा रही है। मुंबई स्थित अंतर बैंक विदेशी विनिमय बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया रिकॉर्ड गिरावट के साथ 68 रुपए 75 के नए स्तर पर पहुंच गया। इसने मंगलवार के 66 रुपए 25 पैसे के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। सेंसेक्स और निफ्टी ब्याज नीचे है। सेंसेक्स 18,000 से नीचे चला गया। फूड सिक्योरिटी बिल पास होने की वजह से राजकोषीय घाटा और बढ़ने की आशंकाओं को भी शेयर बाजार और रुपए में आज भारी गिरावट के लिए जिम्मेदार माना जा रहा है। 67 रुपए की मेरी प्रेडिक्शन थी आपके चैनल पे। नेक्स्ट प्रेडिक्शन मेरी 70 रुपए की है। डॉलर किसी भी टाइम 70 रुपए का मार्क क्रॉस कर सकता है और अगर यूएस का अटैक शुरू हो जाता है तो 72 का लेवल भी यहाँ पे क्रॉस हो सकता है। साल 2013 में डॉलर के मुकाबले रुपए में 20% की गिरावट आ चुकी है। दुनिया भर के करेंसी के मुकाबले रुपए ने सबसे खराब प्रदर्शन किया है। सरकार की कमान अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के हाथों में होने के बावजूद देश का अर्थशास्त्र गड़बड़ाता जा रहा है। रुपए के साथ साथ सोने के मूल्य में जबरदस्त उछाल दर्ज की गई है। घरेलू सराफा बाजार में सोने की कीमत 34,500 रुपए प्रति 10 ग्राम के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। सोने की कीमतों ने बुधवार को रिकॉर्ड ऊंचाई को छू लिया। सरकार के जुलाई में सोने के आयात पर सीमा शुल्क बढ़ाए जाने के बाद से एक तरफ तो सोने का आयात तकरीबन रुक गया, दूसरी तरफ थोक व्यापारियों ने त्योहारी सीजन के मद्देनजर भारी मात्रा में सोने को स्टॉक कर लिया। निवेशकों की भारी खरीदारी के कारण बाजार में सोने की आपूर्ति रुक गई है, जिसके कारण घरेलू सराफा बाजार में सोने की कीमत 34,500 रुपए प्रति 10 ग्राम के रिकॉर्ड स्तर पर पहुँच गयी। रुपए की कीमत में रिकॉर्ड गिरावट के साथ साथ आपूर्ति के अभाव के कारण सोने की कीमतों ने इतनी उछाल भरी। आदमी हिंदुस्तान में जो रहता है वो एक सोने पे बहुत बड़ा हमेशा निर्भर रहता है। अपनी जो सेविंग रहती है, अपनी जो रिजर्व फंड जो रहता है वो सोने में कन्वर्ट करता है। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा सूचकांक उसकी मुद्रा और सोने की कीमत होती है, लेकिन हमारे देश में दोनों का ही बुरा हाल है। ऐसे में सरकार को जवाब देना मुश्किल हो रहा है। कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने आसाराम के बहाने बीजेपी पर बोला है हमला। दिग्विजय सिंह का कहना है कि बीजेपी का दोहरा चरित्र दर्शाता है। एक तरफ मुंबई गैंगरेप के बहाने महाराष्ट्र सरकार पर बीजेपी हमले कर रही है, दूसरी तरफ आसाराम पर लगे आरोपों पर कुछ भी कहने से बचना चाह रही है। कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने आज संत आसाराम बापू के बहाने बीजेपी पर जमकर साधा निशाना। दिग्विजय सिंह ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि वो महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले में दोहरा मापदंड अपनाती है। दिग्विजय सिंह ने आसाराम बापू का नाम लिए बिना ट्विटर पर कहा है कि महिलाओं के खिलाफ अपराध पर बीजेपी दोहरा रवैया अपनाती है, दूसरों के लिए सजाए मौत जबकि ढोंगी साधु को माफी। गौरतलब है कि बीजेपी नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष सुषमा स्वराज ने 2 दिन पहले मुंबई गैंगरेप के आरोपियों के लिए सदन में फांसी की मांग की थी, जबकि जेडीयू अध्यक्ष शरद यादव की इस मांग पर कि आसाराम को सख्त सजा दी जाए बीजेपी मान रही थी। दिग्विजय सिंह के बयान के बाद आरोप प्रत्यारोपों का दौर शुरू हो गया है। न हम जो है वो किसी संत को बचाने के पक्ष में है, न किसी शैतान को बचाने के पक्ष में है। जो कानून है अपना काम करे, इसमें दिग्विजय सिंह को किस बात की चिंता? हम थोड़ी ओसामा बिन लादेन के लिए रो रहे हैं। ये ठग लोग हैं, चीटर लोग हैं,
फ्रॉड लोग हैं। इनका शान शौकत ऐश्वर्य की इनकी जिंदगी देखिए। कोई भी व्यक्ति मंच पर खड़ा होकर उसकी सुरक्षा में आए, मैं इस बात को मान ही नहीं सकती कि किसी में ऐसी बात, क्योंकि आप देखते पूरे माहौल देश में बिगड़ा हुआ है। दिग्विजय सिंह ने इससे पहले भी ये बात कही थी कि अगर आसाराम बापू निर्दोष हैं तो वो पुलिस की जांच में सहयोग क्यों नहीं कर रहे हैं। आसाराम बापू पर लगे यौन उत्पीड़न के आरोप पर उनके बेटे नारायण साईं ने दिया है बेतुका बयान। नारायण के मुताबिक आरोप लगाने वाली पीड़ित लड़की मानसिक रूप से बीमार है। आसाराम बापू की सफाई के बाद अब उनका बेटा नारायण साईं अपने पिता आसाराम को पाक साफ बता रहा है। राजकोट में एक सत्संग के दौरान नारायण साईं ने अपने पिता आसाराम का बचाव करते हुए कहा कि जो लड़की उनके पिता पर आरोप लगा रही है वो लड़की मानसिक रूप से बीमार है। अभ्यास करती 12મી ધોરણ તો એને ત્યાં પણ એ માનસિક અસ્વસ્થતા है। नारायण साईं ने कहा कि लड़की के माता पिता खुद इस समस्या का समाधान कराने के लिए आसाराम बापू के जोधपुर के आश्रम में आए थे। कल इंदौर में आसाराम ने पीड़ित लड़की को 12वीं में पढ़ने वाली बेहद होशियार बच्ची कहा था। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि जिस लड़की को खुद आसाराम बेहद होशियार बता रहा है तो उसका बेटा नारायण उसे मानसिक रूप से बीमार क्यों बता रहा है। बीजेपी नेता उमा भारती के बाद संत आसाराम बापू के समर्थन में विश्व हिंदू परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया उतर आए हैं। प्रवीण तोगड़िया ने कहा कि आसाराम बापू शुद्ध और सात्विक विचारों वाले संत हैं। बीजेपी नेता उमा भारती के बाद अब विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया ने भी बापू आसाराम के नाम पर कसीदे गढ़ने शुरू कर दिए हैं। आसाराम को संत आदमी करार देते हुए उन्होंने कहा कि बापू का जीवन सात्विक संत का जीवन है, उन पर लगे सभी आरोप गलत हैं। देश में साधु संतों के बारे में अनेक आरोप लगाने की परंपरा देश में तेज हुई है। आपने किसी मौलवी पर, क्रिश्चियन पादरी पर आरोप लगाते हुए देखा है? और आसाराम बापू का जीवन जहाँ तक देखा है बहुत सात्विक संत का जीवन है और आखिर जांच और न्यायालय तय करेगा। इस बीच राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज इस मामले पर गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे से मुलाकात की। गहलोत ने बीजेपी के आसाराम को समर्थन दिए जाने के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि कानून से बड़ा कोई नहीं है। चाहे कोई भी व्यक्ति हो, इस देश के अंदर अगर कानून का राज स्थापित नहीं रहेगा तो आप और हम लोग कहाँ रहेंगे। कोई व्यक्ति हो, कानून अपना काम करे और कानून की प्रक्रिया में कभी भी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। पहले बीजेपी और विश्व हिंदू परिषद के आसाराम के समर्थन में उतर जाने के बाद आसाराम पर लगे यौन शोषण के मामले में सियासत और भी तेज हो गई है। यौन शोषण के आरोप में फजीयत झेल रहे कथावाचक आसाराम बापू की बढ़ सकती है मुश्किलें। आसाराम पर आरोप लगाने वाली पीड़ित लड़की के पिता ने आसाराम के लिए की है फांसी की मांग। सजा जो कानून में है वो पूरी की पूरी सजा से मिलनी चाहिए। ऐसे आदमी को फांसी लटका देना चाहिए। मीडिया से बात करते हुए पीड़ित के पिता ने सीधे सीधे आरोप लगाए हैं कि संत आसाराम ने किस तरह से झाड़फूंक के बहाने उनकी बेटी की अस्मत पर हमला बोला। हम आके फिर बैठ गए तो बाबू फिर कुटिया से बाहर निकले, कहने लगे अब चाहे तो तुम जब कर लो, चाहे कमरे पे जाके सो जाओ, बेटी को छोड़ जाओ, उनको अनुष्ठान कर देंगे। अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए दर दर भटक रहे पीड़ित के पिता ने आरोप लगाया कि आसाराम ने उनकी बेटी को जान से मारने की धमकी दी थी और इसलिए आसाराम को फांसी पर लटकाया जाना चाहिए। सजा जो कानून में है वो पूरी की पूरी सजा से मिलनी चाहिए। ऐसे आदमी को फांसी लटका देना चाहिए। पीड़ित के पिता ने बताया कि आसाराम के लोगों द्वारा उन्हें डराया और धमकाया जा रहा है, लेकिन वो डरने वालों में से नहीं है और बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए हर लड़ाई लड़ने को तैयार है। नहीं, कोई धारा नहीं हटाएंगे। अगर वो धारा हटा भी देंगे तो तब भी हमें कोई चिंता नहीं। क्यों? क्योंकि मैं ऊपर तक लड़ूंगा। पीड़ित लड़की के पिता ने पुलिस के लचर रवैये पर भी सवाल खड़े किए हैं। पीड़ित लड़की के पिता का कहना है कि अगर वो झूठ बोल रहे हैं तो इस पूरे मामले में सीबीआई जांच कराई जानी चाहिए। यूपी से सैकड़ों किलोमीटर दूर गोवा में समाजवादी पार्टी के एक विधायक को पुलिस ने किया है गिरफ्तार। सीएम अखिलेश यादव के विधायक एक होटल में अपने 5 साथियों के साथ मना रहे थे रंगरलियां। कपड़े से अपनी करतूत छिपाने की कोशिश कर रहा यह शख्स यूपी के सीतापुर से समाजवादी पार्टी का विधायक है। पुलिस ने इन्हें गोवा में कॉल गर्ल्स के साथ रंगरलियां मनाते रंगे हाथ गिरफ्तार किया।
आरोप है कि विधायक महेंद्र सिंह अपने साथियों के साथ गोवा की रंगीनियों में मदहोश थे। गोवा पुलिस के मुताबिक एमएलए महेंद्र सिंह और उनके 5 साथी अलग अलग राज्यों की 6 लड़कियों के साथ होटल में आपत्तिजनक स्थिति में पकड़े गए। सभी लड़कियां पंजाब, यूपी, मुंबई और छत्तीसगढ़ राज्यों की रहने वाली हैं। गोवा पुलिस के मुताबिक उन्होंने यूपी विधानसभा स्पीकर को इस मामले की जानकारी दे दी है। गौरतलब है कि महेंद्र सिंह 3 बार समाजवादी पार्टी के विधायक रह चुके हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव बार बार अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं और विधायकों को अच्छे आचरण का पाठ पढ़ाते रहे हैं, लेकिन उनकी पार्टी के विधायक उन्हें शर्मसार करने से बाज नहीं आ रहे। यूपी में समाजवादी पार्टी के नेताओं की बड़ी गुंडागर्दी से परेशान मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आज पार्टी के 3 विधायकों को सस्पेंड कर दिया है। तीनों विधायकों का निलंबन पार्टी विरोधी गतिविधियों की वजह से किया गया है। पार्टी से निलंबित किए गए विधायकों के नाम हैं महेंद्र कुमार सिंह, विधायक सेवता सीतापुर, राधेश्याम जायसवाल, विधायक सीतापुर, रामलाल अकेला, विधायक रायबरेली। सीतापुर से विधायक महेंद्र कुमार सिंह जहां गोवा के एक होटल में कॉलगर्ल के साथ पकड़े गए हैं, वहीं कुछ दिन पहले ही अकेला के 2 बेटों पर रायबरेली में जबरन जमीन कब्जाने के इरादे से एक डॉक्टर के मकान को पुलिस के साथ मिलकर ढहाने का आरोप है। पार्टी से 3 विधायकों के निलंबन से ये साफ हो जाता है कि समाजवादी पार्टी अपने नेताओं की गुंडागर्दी से किस कदर परेशान है। बीजेपी के दिग्गज नेता मुरली मनोहर जोशी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी से हो गए हैं गायब। उन्हें तलाशने के लिए स्थानीय लोग समाजवादी पार्टी के नेताओं के साथ मिलकर शहर में पोस्टर लगा रहे हैं। वाराणसी इन दिनों भयानक बाढ़ से जूझ रहा है। गंगा किनारे बसे इलाके पूरी तरह से जलमग्न हो गए हैं। लाखों लोग शरणार्थियों सा जीवन जीने को मजबूर हैं। ऐसे में जब लोगों को अपने सांसद मुरली मनोहर जोशी की याद आई, तो ऐसे में पता चला कि सांसद महोदय के पास जनता को छोड़कर बाकी सबके लिए टाइम है। इसी बात से नाराज लोग समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ शहर भर में घूम कर बीजेपी सांसद मुरली मनोहर जोशी की गुमशुदगी के पोस्टर लगा रहे हैं। लोगों का कहना है कि चुनाव के समय तो मुरली मनोहर जोशी संसदीय क्षेत्र में दिखाई देते हैं, लेकिन चुनाव के बाद उनके दर्शन दुर्लभ हो जाते हैं। लोगों का कहना है कि जब पूरा वाराणसी भयानक बाढ़ की चपेट में है, सांसद को उनके पास होना चाहिए, लेकिन सांसद को इनकी कोई सुध नहीं है। वाराणसी से पहले मुरली मनोहर जोशी इलाहाबाद से सांसद थे। वहाँ भी स्थानीय लोगों को समय नहीं देने के चलते उन्हें जनता की नाराजगी झेलनी पड़ी थी और वो इलाहाबाद से चुनाव हार गए थे। गंगा लगातार खतरे के निशान से ऊपर बढ़ रही है। तमाम कोशिशों के बावजूद जिला प्रशासन इस बात की मशक्कत में जुटा हुआ है कि गंगा का पानी शहर में नहीं प्रवेश करे, लेकिन हालात भयावह है। स्थिति है कि गंगा के किनारे के मकानों को खाली करने का आदेश प्रशासन ने दे दिए हैं। बिहार में गंगा के उफान से त्रस्त है पूरा राज्य। बाढ़ ने 20 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। पटना में जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त है। सड़कें नहरें बन चुकी हैं और जिन सड़कों पर गाड़ियां चलती थी वहां नावें चल रही हैं। पिछले 1 महीने से गंगा के आसपास बने घरों में पानी घुसा हुआ है। इलाके के लोगों की जिंदगी अब नाव की मोहताज हो गई है। पटना के साथ साथ कई और जिलों में बाढ़ का तांडव मचा हुआ है। समस्तीपुर में करीब 80 गांव बाढ़ की चपेट में हैं। बाढ़ में फंसे लोगों के सामने भूखे मरने की नौबत आ गई है। बिहार के आरा और भोजपुर का भी यही हाल है। आरा में सोन नदी उफान पर है तो बक्सर में गंगा खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। हालात इतने खराब हैं कि बक्सर के किले में दरार आ गई है, यानी बाढ़ का तांडव बढ़ता ही जा रहा है। में गंगा के साथ साथ सोन और पुनपुन नदी का जलस्तर भी लगातार बढ़ता जा रहा है। दोनों नदियां भी खतरे के निशान से ऊपर है और पटना में बाढ़ का खतरा भी सबसे ज्यादा इन्हीं दोनों नदियों से है। जिला प्रशासन इस बात की मशक्कत में लगा है कि दोनों नदियों में बने बांध में किसी तरह का रिसाव नहीं हो। मुंबई एक बार फिर गोलीबारी की घटना से दहल उठी। 3 अज्ञात हमलावरों ने मलाड इलाके के इंफिनिटी मॉल के बाहर अजय घोसालकर नाम के बुकी पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। मुंबई के पौष इलाके मलाड के इंफिनिटी मॉल के सामने आज इनोवा सवार 3 लोगों ने एक शख्स को गोलियों से छलनी कर दिया। मुंबई पुलिस के मुताबिक बदमाशों ने अजय गोशालिया नाम के एक शख्स को उस वक्त गोली मारी जब वो इंफिनिटी मॉल के सामने खड़ा था। पुलिस का कहना है कि अजय गोशालिया पहले बुकी का काम करता था। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। सूत्रों के मुताबिक अजय गोशालिया पुलिस का एक बड़ा मुखबिर रहा है। गोलीकांड के पीछे की एक वजह मुखबिरी भी हो सकती है। अजय गोशालिया को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। हमले के पीछे की असली वजह अब तक साफ नहीं हो पाई है, लेकिन पुलिस की शुरुआती जांच में क्रिकेट सट्टेबाजी इसके पीछे की प्रमुख वजह मानी जा रही है। मुंबई से सटे थाने में एटीएम में पैसे भरने जा रही वैन को दिनदहाड़े बदमाशों ने लूट लिया। तकरीबन 3 करोड़ 87 लाख की लूट को अंजाम देकर बदमाश भाग निकले।
एक्सिस बैंक की कैश वैन में 3 करोड़ 87 लाख में लूट के वक्त की ये तस्वीरें सामने आई। पुलिस के मुताबिक बदमाश कैश वैन से तकरीबन 3 करोड़ 87 लाख की लूट को अंजाम देकर फरार हो गए। बदमाश टोयोटा कॉलेज कार से आए थे। मुंबई पुलिस ने इलाके में नाकाबंदी करके बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। सूत्रों के मुताबिक मुंबई के नाला सोपारा इलाके से गुजर रही एक्सिस बैंक की वैन पर बदमाशों ने घात लगाकर लूट को अंजाम दिया। पुलिस के मुताबिक वारदात को 6 लुटेरों ने अंजाम दिया है। पुलिस ने आरोपियों को पकड़ने के लिए चारों ओर नाकाबंदी कर दी है। गुजरात के बड़ोदरा में हुआ दर्दनाक हादसा लोगों का आशियाना ही बन गया उनकी कब्र का। बड़ोदरा के अटलादरा इलाके में माधव नगर की 2 इमारतें आज तड़के ताश के पत्तों की तरह ढह गई, जिसके चलते इमारत में रह रहे कुछ लोगों की मलबे में दब जाने से मौत हो गई, जबकि कुछ लोगों को बचा लिया गया। गुजरात में वडोदरा में आज तड़के एक 3 मंजिला इमारत के गिरने से कम 9 लोगों की मौत हो गई और कई लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका है। घटना आज तड़के 4 बजे की है। खबर के मुताबिक अटलाधार इलाके के सुबह करीब 4 बजे 3 मंजिला इमारत ध्वस्त हो गई। इमारत जब गिरी तब लोग सो रहे थे। घटना के बाद प्रशासनिक अफसरों ने फौरन मौके का मुआयना किया और राहत कार्य शुरू किया। शहर के अटलादरा इलाके में वडोदरा अथॉरिटी ने ये बिल्डिंग बनवाई थी। करीब 10 से 12 साल पहले ये बिल्डिंग बनी थी। जो इमारत गिरी है उसमें 14 फ्लैट्स थे। 5 लोगों के शव अब तक मलबे से निकाले गए हैं। 30 से 40 लोग मलबे में फंसे थे। जिन 8 लोगों को निकाला गया है उनमें से 3 जख्मी हैं। हादसे की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। ये इमारतें बड़ोदरा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने बनाई थी, जिसमें ज्यादातर मजदूर वर्ग के लोग रहते थे। हादसे में घायल को नजदीक के एसएससी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे के बाद सरकार ने मृतकों को 2 लाख का मुआवजा घोषित कर और हादसे की जांच के लिए समिति नियुक्त कर अपना पिंड छुड़ा लिया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि शहरी विकास प्राधिकरण की बनाई हुई ये इमारतें महज 12 सालों में ढह गई, इसका जवाब कौन देगा? देश भर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम है। श्री कृष्ण की मथुरा नगरी में भी भक्तों का उत्साह चरम पर है। भक्त अपने आराध्य के इंतजार में पलक पावड़े बिछाए हुए हैं। आज भगवान कृष्ण का जन्मदिन है। इस मौके पर कृष्ण मंदिरों में जबरदस्त सजावट की गई है। घर में लोग जन्मोत्सव के अवसर पर भगवान कृष्ण का स्वागत करने के लिए तैयार हैं। घर घर में कृष्ण लला के जन्मोत्सव की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। देश विदेश से लाखों तीर्थयात्री मथुरा पहुंच चुके हैं। जन्मस्थली मथुरा में कृष्ण जन्मस्थान परिसर की भव्य सजावट की गई है। जन्मस्थान के हर मंदिर को विशेष साज सज्जा से प्राचीन कालीन राजधानी का रूप देने का प्रयास किया गया है। मथुरा, वृंदावन, गोकुल, बरसाना, नंदगांव तथा बलदेव आदि मंदिरों में व्यापक तैयारियां की गई हैं। श्रद्धालु सुबह 5 बजे से रात 1:30 बजे तक ठाकुर जी के दर्शन कर सकेंगे और उसके बाद रात्रि 12 बजे भगवान के महाभिषेक के बाद भव्य पुष्प आरती होगी। वृंदावन के बांकी बिहारी मंदिर, इस्कॉन मंदिर, नवनिर्मित प्रेम मंदिर, लाडली जी मंदिर, नंदगांव के नंद भवन एवं गोकुल स्थित मंदिरों में भी जन्माष्टमी मनाने के लिए विशेष तैयारियां की गई हैं। आषाढ़ कृष्ण पक्ष के रोहिणी नक्षत्र में श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाता है। भक्त इस दिन व्रत रखकर अपने आराध्य की पूजा अर्चना करते हैं। पूरे देश में धूमधाम से मनाई जा रही है जन्माष्टमी। दिल्ली के इस्कॉन मंदिर में खास तरीके से सजावट का इंतजाम किया गया है, जहां देशी विदेशी फूलों से भगवान श्री कृष्ण को सजाया गया है। हर साल की तरह इस बार भी दिल्ली के इस्कॉन मंदिर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की खासी धूम है। भक्त नाच गाकर अपने आराध्य के जन्मोत्सव का पर्व मना रहे हैं। इस्कॉन मंदिर में जन्माष्टमी के खास मौके पर राधा कृष्ण की विशेष आराधना के लिए देश समेत विदेश से भी हजारों भक्त इस्कॉन मंदिर पहुंचते हैं। इस्कॉन मंदिर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पर्व की शुरुआत 21 अगस्त से हो चुकी थी। आज श्री कृष्ण जन्म के साथ 29 अगस्त को कार्यक्रमों का समापन हो जाएगा। इस्कॉन मंदिर में श्री कृष्ण जन्मोत्सव की वजह से कई ट्रैफिक डाइवर्जन भी किए गए थे। सुबह से यहाँ पे आए हैं, लाइन में लगे हैं, मंगला आरती अटेंड करी है और श्रृंगार आरती अटेंड करी है, क्योंकि आज कृष्ण जी का जन्मदिन है। इस वजह से तो सुबह से फास्टिंग चल रहा है। चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था के बीच कहीं दंगी ढांगी का खेल खेला जा रहा है तो कहीं रास रचाया जा रहा है। पूरी दिल्ली में चारों तरफ आनंद और उत्सव के माहौल में जन्माष्टमी मनाई जा रही है।